हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल निमिजी नेट एजुकेशन में। मैं शशि सोनी आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोगों की प्रैक्टिस बहुत अच्छी चल रही होगी। आप सभी लोग यूजीसी नेट की तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे और अब तो आपकी एग्ज़ाम डेट भी आने वाली है बहुत जल्दी। जो आपकी एग्ज़ाम डेट है कि एग्ज़ाम कब होना है तो वो क्लियर हो जाएगा। और अभी जो आपकी लास्ट डेट है 16 मई तक की है, तो इसीलिए आप लोग जल्दी जल्दी सभी लोग अपना फॉर्म भर दीजिए, फॉर्म फिल कर दीजिए, क्योंकि 16 मई तक अभी जो फॉर्म भरने की लास्ट डेट है वो है। आगे बढ़ भी सकती है या नहीं भी बढ़ सकती है, वो आगे गवर्नमेंट तय करेगी। ठीक है, आगे क्या होगा ये तो किसी को पता नहीं, बढ़ भी सकती है या नहीं भी बढ़ सकती। तो अभी 16 मई तक है, तो आप लोग फॉर्म फिल कर दीजिए। ठीक है, जिसको यूजीसी नेट का एग्ज़ाम देना है तो। और फॉर्म भरने के बाद अपनी जो तैयारी है वो भी बहुत अच्छे से कर दीजिए। ठीक है, तो हम लोगों की 4 यूनिट चल रही है, यूनिट 4 चल रही है। ठीक है, बहुत लोग बोल रहे हैं मैम 3rd यूनिट के आपको वीडियो नहीं मिल रहे हैं, नहीं भेज रही हैं मैम। तो मैं आप सब लोगों को बता दूं कि अभी इस साल मेरा पहला बैच है। अभी इसके पहले मैंने यूजीसी नेट की तैयारी ऑनलाइन नहीं करवाई है। ठीक है, तो अभी मेरा पहला बैच है, तो हमारी यूनिट 1st हो चुकी है और 2nd हो चुकी है। 3rd यूनिट में करवाती, लेकिन स्टूडेंट्स का कहना है, आप ही लोगों के कहने पर, मैम आप 3rd यूनिट ना करवाइए, 4th यूनिट करवाइए। तो इसीलिए मैंने 4th यूनिट शुरू कर दी है। तो अभी 3rd यूनिट नहीं हुई है, लेकिन अब मैं कोई भी यूनिट नहीं छोड़ूंगी जो आपके सीक्वेंस में है। ठीक है, 4th के बाद 5, 5 के बाद 6, इस तरीके से ही चलूँगी। तो जो आपका सीक्वेंस, जो आपका सीरियल होगा, उसी हिसाब से मैं आपकी यूनिट करवाऊँगी। तो आप प्लीज़ कोई ये मत बोलिएगा मैम 4 नहीं करवाइए, 6 नहीं करवाइए, 7 नहीं करवाइए, ये करवाइए। क्योंकि देखो मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, हमारे लिए सारी यूनिट उतनी ही इम्पॉर्टेंट है जितने की कोई भी यूनिट इम्पॉर्टेंट नहीं है। सारी यूनिट इम्पॉर्टेंट है, कोई बगैर इम्पॉर्टेंट नहीं है। ऐसा नहीं है कि किसी से कम क्वेश्चन आएंगे, किसी से ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे। तो आप ये लोग ये चीज़ें अपने दिमाग से निकाल दीजिए और अपनी तैयारी को बेटर कीजिए। ठीक है, प्रैक्टिस सेट लगाइए और जो कंटेंट है यहाँ पे वो भी देखिए बहुत लोग बोल रहे हैं मैम PDF दीजिए। देखिए PDF के लिए मैं आप लोगों को बोल चुकी हूँ कि PDF की आप लोगों के पास कमी नहीं होगी। मैं किसी भी एक स्टूडेंट्स ऐसा नहीं होगा जिसके पास PDF ना हो। ठीक है, कहीं ना कहीं से उसने पढ़ रखा होगा, कहीं ना कहीं से वो ग्रुप में जुड़ा होगा, कहीं ना कहीं से किसी ने पेड कोर्स भी लिया होगा। ठीक है, या नहीं भी लिया होगा तो बहुत मटेरियल होगा आप लोगों के पास, आप उतना ही पढ़ लीजिए, फिर मुझसे PDF मांगिए। तो मैं आपको PDF दूंगी, लेकिन इस साल नहीं दूंगी। आप अपना ये जून का एग्ज़ाम, ये जो आपका जुलाई में हो या अगस्त में हो, जब भी हो, तो आप ये एग्ज़ाम दीजिए। केवल हमारे वीडियो देखिए, क्योंकि हमारे लिए चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी होता है। हमारी किताबों में सब कुछ लिखा हुआ है। मैं जो यहाँ पे आपको पढ़ा रही हूँ, सारी चीज़ें ही किताब में लिखी हुई हैं, लेकिन एक तरीका हो जाता है अपना अपना समझाने का। ठीक है, तो PDF मैं आप लोगों को इस बार नहीं दूँगी। और आपके पास खूब सारा कंटेंट है, बुक भी हैं, बहुत लोग बुक खरीदे होंगे, तो कोई भी बुक खरीद लीजिए। मैं आपको यहाँ पढ़ा रही हूँ, फिर आप कोई सी बुक से पढ़ लीजिए, चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। लेकिन यदि आप पहली बार किसी बुक से पढ़ेंगे तो हो सकता है आपको पता ना हो, थोड़ा सा लैंग्वेज टफ होती है, समझ में ना आए। तो इसलिए आप लोग कहीं से भी, आप लोग के पास पहले से PDF होंगे, पहले से ही मटेरियल ढेर पड़ा होगा कि आप लोग पढ़ नहीं पाते होंगे, समझ में नहीं आता होगा कि क्या है, क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें। ठीक है, तो हमारी 4 यूनिट चल रही है। 4 यूनिट में हम लोगों को आज बात करनी है अपने सेवाकालीन अध्यापक शिक्षा की संकल्पना। ठीक है, सेवाकालीन अध्यापक शिक्षा की संकल्पना एवं आवश्यकता, उद्देश्य तथा विषय क्षेत्र। इस यूनिट में पार्ट C है। ठीक है, यूनिट 4 का पार्ट A, पार्ट B मैं करवा चुकी हूँ, पार्ट C। ठीक है, देखिए बहुत लोग बोल रहे हैं मैम सीरियल से करवाइए। मैं यहाँ पे, आप लोग समझिए, मैं यहाँ पे पूरा का पूरा सीरियल से ही करवा रही हूँ, मैं कुछ भी नहीं छोड़ रही हूँ। मैं ऐसा भी नहीं कर रही हूँ कि यूनिट 4 कराई, 4 का पार्ट D करवा दिया, फिर B करवाया, फिर C करवाया, फिर A करवाया। मैं ऐसा भी बिल्कुल नहीं कर रही हूँ, क्योंकि बहुत से लोग आप लोगों में से ऐसे होंगे कि जो एग्ज़ाम पहली बार दे रहे होंगे या दूसरी बार दे रहे होंगे, तो उनको अभी सिलेबस का ही आइडिया नहीं होगा। उनको ये भी नहीं पता होगा कि अब हमको क्या पढ़ना है, इसके बाद हमको क्या पढ़ना है। तो मैं इसीलिए चीज़ों को सीरियल से ही पढ़ा रही हूँ कि आप लोगों को कहीं कन्फ्यूज़न ना हो, कोई प्रॉब्लम ना हो कि अब मैडम हमको क्या पढ़ना है। तो मैं यहाँ पे आपको बिल्कुल से सीरियल से ही पढ़ा रही हूँ। यूनिट 4 का मैंने पार्ट A पढ़ाया, इसके बाद पार्ट B, इसके बाद मैं C पे आऊँगी। ऐसा ना ही मैं किसी का पार्ट छोड़ रही हूँ, क्योंकि आप लोग वहाँ पे बाद में कंफ्यूज हो जाएंगे कि मैम ये किस चीज़ का है, मैम ये किस यूनिट का है, क्योंकि अभी आपका सिलेबस ही आपको नहीं पता है ढंग से, तो आप पता ही नहीं कर पाएंगे कि कौन सी चीज़ कहाँ पे आएगी। ठीक है, तो मैं आपका जो यूनिट 1 है उसके पार्ट A, पार्ट B, पार्ट C पूरा कंप्लीट करवाई हूँ।
यूनिट सेकंड है, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी, उसका भी पूरा कंप्लीट करवाई हूँ। और यूनिट थर्ड है जो आप लोगों ने बोला था मैम अभी मत करवाइए, उसको यूनिट 4 करवा दीजिए। तो इसलिए यूनिट 4 का पार्ट ए हमारा हो गया है पूरा, पार्ट बी हमारा हो गया है पूरा, और आज हम शुरू कर रहे हैं अपना पार्ट सी। तो यदि किसी को भी वो वीडियो नहीं मिले हों, नहीं देखे हों, तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल पर जाइए और वहाँ से प्लेलिस्ट में सारे वीडियो डाल दिए हैं मैंने, तो वहाँ से आप लोग देख सकते हैं और तैयारी कर सकते हैं। और टेस्ट सीरीज़ के लिए मैं आपको बता दूँ, हमारे यहाँ कोई टेस्ट सीरीज़ अवेलेबल नहीं है, ना ही मैं किसी को टेस्ट सीरीज़ दे रही हूँ। टेस्ट सीरीज़ आपको जहाँ से भी मिले, ठीक है। यूट्यूब पर बहुत लोग हैं जो टेस्ट सीरीज़ बनाए हुए हैं और दे भी रहे हैं, पैसों से पेट में दे रहे हैं, तो आप वहाँ से ख़रीद लीजिए, तो आप अपनी प्रैक्टिस को मजबूत कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि सफलता हमारी निश्चित होगी प्रैक्टिस से, ठीक है। प्रैक्टिस से ही सफलता निश्चित होगी। मैं आपको यहाँ पे कितना भी अच्छा पढ़ा दूँ, लेकिन जब तक आप अपनी अच्छी प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपका बेड़ा पार होने वाला नहीं है, ठीक है। तो यूनिट 4 में हम लोग को पढ़ना है सेवाकालीन अध्यापक शिक्षा की संकल्पना, आवश्यकता, उद्देश्य तथा विषय क्षेत्र। सेवाकालीन यानी इन सर्विस, ठीक है। सेवाकालीन या सेवारत, इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। जो इन सर्विस टीचिंग है, जो इन सर्विस टीचर एजुकेशन है, कि उसको सेवाकालीन भी बोलते हैं और सेवारत भी बोलते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन पेपर में आपको कहीं पे ये लिखा मिल जाएगा, कहीं सेवारत लिखा मिल जाएगा या कहीं सेवाकालीन लिखा मिल जाएगा, ठीक है। इसके बाद सेवाकालीन अध्यापक शिक्षा की संकल्पना, आवश्यकता, उद्देश्य तथा विषय क्षेत्र। इसके बाद आपको पढ़ना है सेवाकालीन अध्यापक शिक्षा का संगठन और इसकी विधियों की रीतियाँ, जिला रीतियाँ, ठीक है। इसके बाद जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर सेवाकालीन अध्यापक शिक्षा की एजेंसियाँ और संस्थान। तो मतलब जो जिला स्तर पर अध्यापक शिक्षा के लिए कौन सी एजेंसीज हैं, राष्ट्रीय स्तर पर अध्यापक शिक्षा के लिए कौन सी एजेंसीज हैं, एवं राज्य स्तर पर कौन सी एजेंसीज हैं, ठीक है। तो इसमें आपको पढ़ना है कौन कौन सी पढ़ रही है। इसके अंतर्गत आपको पढ़ना है SSA, RMSA, SCET, SCERT, NCERT और एवं NCTA, UGC, ठीक है। ये चीज़ें आपको पढ़नी है। इसके बाद आपका सेवाकालीन अध्यापक शिक्षा की योजना बनाने से संबंधित विचारणीय प्राथमिक बिंदु, जो हम टीचर एजुकेशन के लिए, ठीक है, जो अध्यापक शिक्षा की योजना बनाने से संबंधित जो विचारणीय प्राथमिक बिंदु हैं, इनमें क्या है उद्देश्य, टीचर एजुकेशन के उद्देश्य क्या है, क्यों हम इन सर्विस में इनको प्रशिक्षण दे रहे हैं, ठीक है, क्यों इनको अध्यापक शिक्षा, क्यों इन सर्विस को सेवाकालीन को अध्यापक शिक्षा की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि जो जॉब में हैं उनको क्यों शिक्षा की आवश्यकता है, जब वो जॉब कर रहे हैं फिर भी उनको प्रशिक्षण की आवश्यकता क्यों होती है, क्यों उनको और शिक्षा दी जाती है, प्रोवाइड कराई जाती है। तो इसके क्या उद्देश्य होते हैं, क्या टाइमिंग होती है, समयावधि, क्या संसाधन होते हैं, कौन कौन से संसाधनों के द्वारा, प्लस बजट तथा बजट, इनका जो बजट का निर्माण है वो कहाँ से होता है, बजट इनके लिए जो वित्त की व्यवस्था होती है वो कहाँ से होती है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई, ठीक है। इंग्लिश में मैं इसको बता दूँ, इंग्लिश में जो आपका है ये कॉन्सेप्ट, नीड, पर्पस एंड स्कोप ऑफ इन सर्विस टीचर एजुकेशन। कॉन्सेप्ट, नीड, पर्पस एंड स्कोप ऑफ इन सर्विस टीचर एजुकेशन की, इन सर्विस टीचर एजुकेशन के लिए क्या क्या कॉन्सेप्ट होने चाहिए, क्या नीड है उसकी, क्या उसका पर्पस एंड क्या उसके स्कोप हैं, ठीक है। तो एंड ऑर्गेनाइजेशन एंड मॉडल ऑफ इन सर्विस टीचर एजुकेशन, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन एंड मॉडल ऑफ इन सर्विस टीचर एजुकेशन, ठीक है। इसके बाद है एजेंसीज एंड इंस्टीट्यूशन ऑफ द इन सर्विस टीचर एजुकेशन एट डिस्ट्रिक्ट, स्टेट एंड नेशनल लेवल, SSA, RMSA, SCERT, NCERT, NCTE एंड UGC। ये चीज़ें आपको आपके सिलेबस में दी हुई हैं, होती और भी सारी हैं, लेकिन आपको केवल 3 पढ़नी है ये यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद प्रीलिमिनरी कंसीडरेशंस इन प्लानिंग इन सर्विस टीचर एजुकेशन, प्रोग्राम, पर्पस, ड्यूरेशन एंड रिसोर्स एंड बजट, ठीक है। तो इसमें आपको ये पढ़नी है कॉन्सेप्ट, नीड, पर्पस एंड स्कोप ऑफ इन सर्विस टीचर एजुकेशन। तो सबसे पहले हमको क्या पढ़ना है, सेवाकालीन अध्यापक शिक्षा की संकल्पना, आवश्यकता, उद्देश्य तथा विषय क्षेत्र, ठीक है, ठीक है। सेवाकालीन अध्यापक शिक्षा हम लोग को पढ़ना है आपका सेवाकालीन अध्यापक शिक्षा का अर्थ, ठीक है, सेवाकालीन अध्यापक शिक्षा की संकल्पना, ये हम आपको पढ़ा चुके हैं
लेकिन फिर से आपका रिवीजन हो जाए, फिर से यहाँ पे आपका टॉपिक क्लियर हो जाए। आपको ये ना हो कि मैडम आपने कहाँ पढ़ाया, हमको वीडियो नहीं मिल रहा है, आप सारी वीडियो ढूंढेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको फिर से एक बार रिवीजन करा दे रही हूँ। ठीक है, सेवाकालीन अध्यापक शिक्षा की संकल्पना। ठीक है, क्या होती है सेवाकालीन अध्यापक शिक्षा? सेवाकालीन, इन सर्विस। ठीक है, इन सर्विस टीचर एजुकेशन। ठीक है, इन सर्विस टीचर एजुकेशन मतलब कि हमको जॉब में आने के बाद, ठीक है, प्राथमिक लेवल के टीचर बनने के बाद या माध्यमिक लेवल का टीचर बनने के बाद हमको जो प्रशिक्षण और दिया जाता है, ठीक है, जो अध्यापकों को जो और शिक्षा दी जाती है वो, ठीक है, कि उसका क्या अर्थ है, वो क्यों दी जाती है। ठीक है, तो इससे क्या होता है, सेवाकालीन अध्यापक शिक्षा तो आप लोग समझते ही हैं, हमने आपको कई बार समझा चुके हैं कि जो सेवा पूर्व शिक्षा होती है वो हमको जॉब के पहले दी जाती है। ठीक है, जब हम बीएड बीटीसी कर रहे होते हैं, डीएलएड कर रहे होते हैं, तो वो जो शिक्षा होती है वो सेवा पूर्व अध्यापक शिक्षा होती है। मतलब कि हम अध्यापक बनने के लिए शिक्षा ले रहे होते हैं। ठीक है, लेकिन ये सेवा पूर्व नहीं, ये है सेवाकालीन अध्यापक शिक्षा। मतलब सेवा में आने के बाद, जॉब में आने के बाद, ठीक है, जॉब में आने के बाद जो अध्यापक को जो और शिक्षा दी जाती है उसका क्या रोल होता है, क्यों दी जाती है। इससे क्या होता है कि जो अध्यापक शिक्षा इसलिए दी जाती है, टीचर्स को और शिक्षा इसलिए दी जाती है कि समय समय पर जो हमारी पाठ्यक्रम में, जो हमारी सिलेबस में परिवर्तन हो रहे हैं उनका दृष्टिकोण व्यापक हो सके। टीचर का इससे दृष्टिकोण क्या होता है, व्यापक होता है। तो इससे क्या होता है कि पहला पॉइंट यहाँ पे हम पहले आपको कुछ पॉइंट में लिखवा देते हैं, जिससे क्या होता है कि टीचर का, अध्यापक का दृष्टिकोण व्यापक होता है। ठीक है, दृष्टिकोण व्यापक होता है और उसके अनुभव प्राप्त होते हैं, उसको अनुभव प्राप्त होते हैं, उसके अनुभव होते हैं। जब वो अपना इन सर्विस में होता है, कोई भी व्यक्ति जब वो इन सर्विस में आएगा तो समय समय पर जब टाइम निकलता जाएगा उसको पढ़ाते पढ़ाते तो उसको और एक्सपीरियंस होता जाएगा, तो उसके पास और एक्सपीरियंस भी हो जाएंगे। प्लस टीचिंग जो उसने अभी तक योग्यता हासिल की, एलिजिबिलिटी के आधार पर वो इन सर्विस में आता है। ठीक है, मान लीजिए हमने नेट निकाल लिया, किसी भी बच्चे ने नेट निकाल लिया, तो वो क्या हुआ, उसकी एलिजिबिलिटी के आधार पर वो नेट निकाल के क्वालिफाई तो हो गया, मान लीजिए असिस्टेंट प्रोफेसर तो बन गया। लेकिन क्या उसके पास अनुभव हैं? तो अनुभव कैसे होंगे, टाइम टाइम पर उसको और प्रशिक्षण दिया जाएगा, नए नए ज्ञान को उसमें सम्मिलित किया जाएगा कि जिस टेक्निक के आधार पर, जैसे हमने आपको कई बार बताया कि जैसे जो बीएड बीटीसी से जो पहले जॉब में टीचर आए थे, लेकिन अब किस तरीके से हमको बच्चों को पढ़ाना है, आपको कंप्यूटर के माध्यम से पढ़ाना है, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड के माध्यम से पढ़ाना है, नई नई तकनीकों के माध्यम से पढ़ाना है, तो टीचिंग स्किल्स हमारे अंदर विकसित होनी चाहिए। तो जो पुराने टीचर हैं, जो इन सर्विस के जो टीचर्स मान लीजिए पहले जॉब लगी हुई थी, तो क्या उनके पास ये ज्ञान कहाँ से आएगा, क्योंकि जो उनको प्रशिक्षण दिया गया था, ठीक है, जो उनको प्रशिक्षण पहले दिया गया था वो प्रशिक्षण तो अब काम आ नहीं रहा है, उस तरीके से तो अब शिक्षा हो नहीं रही है। तो फिर वो यदि उसी तरीके से बच्चों को पढ़ाते रहेंगे तो क्या होगा, हमारी शिक्षा प्रणाली जो है पीछे चली जाएगी, बच्चे विकास ही नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए टीचर्स को भी शिक्षण दिया जाता है, प्रशिक्षण दिया जाता है, टीचर्स को भी सिखाया जाता है कि हमारे समाज में जो परिवर्तन हो रहे हैं, ठीक है, बच्चों की कुछ अलग अलग समस्याएं हो रही हैं, उनके आधार पर, उनके अकॉर्डिंग बच्चों को सिखाएं, जो भी नई नई तकनीकी के माध्यम से, नए नए ज्ञान के माध्यम से, अपने अनुभवों के माध्यम से बच्चों को सिखाएं। पहले की जो शिक्षा थी वो क्या कहती थी कि कोई भी व्यक्ति, ठीक है, गुरु के चरणों में बैठकर शिक्षा प्राप्त कर सकता है। मतलब कि पहले की जो प्राचीन शिक्षा प्रणाली थी कि कोई भी व्यक्ति गुरु के चरणों में बैठकर, गुरु की बात मानकर मतलब कि शिक्षा प्राप्त कर सकता है। लेकिन जो आज की शिक्षा व्यवस्था है वो क्या कहती है कि जो शिक्षा है आजकल, पहले शिक्षा थी शिक्षक केंद्रित, ठीक है, टीचर केंद्रित थी, लेकिन अब की जो शिक्षा है वो छात्र केंद्रित है। अब कहते हैं कि जो छात्र होते हैं वो स्वयं से अपनी कुछ शक्तियाँ लेकर पैदा होते हैं। जो बच्चे होते हैं वो भगवान के द्वारा कुछ शक्तियों को लेकर पैदा होते हैं, लेकिन टीचर उनका केवल मार्गदर्शन करता है, उनको ना पढ़ाता है, ना सिखाता है, ना कुछ बनाता है।
ठीक है, टीचर नहीं बनाता है, वो स्वयं बनते हैं। केवल शिक्षक क्या करता है, उनका सही रास्ते पर मार्गदर्शन करता है। तो जो टीचर की अब जो भूमिका है वो बदल गई है, ठीक है। तो टाइम टाइम पर उनको भी प्रशिक्षण देने की आवश्यकता होती है। लेकिन पहले क्या था, पहले टीचर्स को प्रशिक्षण नहीं दिया जाता था। यही है कि यहाँ पे जो सर्विस में आने के बाद, ठीक है, मान लीजिए जो बीएड के टीचर थे वो पहले थे, ठीक है, लेकिन अब तब वो इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड का यूज़ नहीं होता था, कंप्यूटर का यूज़ नहीं होता था, तो उनको उस ज्ञान को वो नहीं जानते थे। लेकिन अब यदि चीज़ हो रहा है तो उनको भी उस ज्ञान को सिखाना पड़ेगा, तभी वो अपने बच्चों को सिखा पाएंगे, तभी वो स्टूडेंट्स को पढ़ा पाएंगे, छात्रों को सिखा पाएंगे। तो ये होती है आपकी इन सर्विस है। तो इसमें क्या होता है कि अध्यापक का दृष्टिकोण व्यापक होता है। तो ये कहते हैं कि यहाँ पे अध्यापक का दृष्टिकोण, ठीक है, इन सर्विस टीचर एजुकेशन के माध्यम से अध्यापक को विभिन्न प्रकार के अनुभव प्रदान किए जाते हैं, ठीक है, अनुभव दिए जाते हैं। किसके माध्यम से, सेवाकालीन इन सर्विस में आने के बाद, जॉब में आने के बाद अध्यापक शिक्षा, टीचर, ठीक है, सेवाकालीन अध्यापक शिक्षा के माध्यम से जो टीचर एजुकेशन इनको दी जाती है, जॉब में आने के बाद जो इनकी शिक्षा व्यवस्था होती है, उससे क्या होता है, इनके अध्यापक का जो दृष्टिकोण व्यापक होता है और इनके विभिन्न प्रकार के अध्यापक को विभिन्न प्रकार के अनुभव प्रदान किए जाते हैं, ठीक है। और क्या होता है, इनके व्यवहार में भी परिवर्तन हो जाता है, ठीक है, अध्यापकों में व्यवहारिक परिवर्तन उत्पन्न किया जाता है, इनके व्यवहार में परिवर्तन किया जाता है, ठीक है, व्यवहारिक परिवर्तन। क्योंकि ये चीज़ें क्या होती हैं, ये चीज़ें हमको प्रैक्टिस के माध्यम से, अनुभव के माध्यम से सीखते हैं। कोई भी ज्ञान, एक ज्ञान होता है सैद्धांतिक ज्ञान, ठीक है, तो सैद्धांतिक ज्ञान तो केवल हम रट सकते हैं, समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं, लेकिन उसको जब तक हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे, अप्लाई नहीं करेंगे, इसीलिए मैं आपको बोलती हूँ आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट लगाइए। क्योंकि यदि आप 2 बार 3 बार प्रैक्टिस सेट लगा लेंगे ना, तो कोई रोक नहीं सकता है आपको यूजीसी नेट क्या जेआरएफ तक निकालने से, ठीक है। तो आपकी जो ईजी ट्रिक बोलते हैं ना, तो ईजी ट्रिक यही है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सेट लगाइए, ठीक है। और आप टेस्ट सीरीज़ का, ठीक है, यदि मतलब मैंने जो बोला है कि टेस्ट सीरीज ज्वाइन कीजिए, यदि आप लोग टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं करना चाहते हैं तो मत कीजिए, कोई ज़रूरी नहीं है। लेकिन वहाँ पे केवल आपको ये होगा कि आपकी जो टाइमिंग चलती है टेस्ट सीरीज में और जो पेपर्स में भी चलती है, वो चीज़ें देखने को मिल जाती हैं कि जिस तरीके से हमको पेपर हॉल में पेपर देना होता है और टेस्ट सीरीज के जरिए हमें सेम टू सेम वही चीज़ें फ़ोन पे मिल जाती हैं। तो इससे हमारा अभ्यास हो जाता है और टाइम मैनेजमेंट हो जाता है। जो हमारा डर होता है, वहाँ पे हम घबराते हैं, हाथ पैर कांपते हैं, तो ये चीज़ खत्म हो जाती है टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने से। लेकिन टेस्ट सीरीज में होता क्या है, वही हमारे पुराने सॉल्व पेपर हैं, पुराने अनसॉल्व पेपर हैं। हम यदि टेस्ट सीरीज नहीं ज्वाइन करना चाहते हैं तो उन्हीं पेपर्स को हम घर में सॉल्व करेंगे, तो हमारा बेड़ा पार हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि अध्यापक के व्यवहार में परिवर्तन किया जाता है, ठीक है। ये टीचर एजुकेशन के माध्यम से इनके व्यवहार में परिवर्तन होता है, इनको विभिन्न प्रकार के अनुभव प्रदान किए जाते हैं, ठीक है। तथा जो आवश्यकताएं होती हैं उनके आधार पर इनको नवीन प्रकार का ज्ञान दिया जाता है, ठीक है। आवश्यकताओं के आधार पर आधार पर नवीन प्रकार का नवीन ज्ञान दिया जाता है, क्योंकि हमारी आवश्यकताएं बदलती रहती हैं, ठीक है। शिक्षा व्यवस्था में कुछ ना कुछ परिवर्तन होते रहते हैं। मान लीजिए पहले हमारी शिक्षा व्यवस्था में कुछ और परिवर्तन थे, ठीक है, कुछ और हमारी आवश्यकताएं थी कि जैसे क्या था कि पहले मान लीजिए शिक्षा को इतना ज़्यादा महत्व नहीं दिया जाता था, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया कि शिक्षा नामांकन कराने के लिए, छात्रों का नामांकन कराने के लिए, जैसे आपको पता था मिड डे मील चलाई गई थी, तो नामांकन कराने के लिए पहले उन्होंने शिक्षा की पॉलिसी बनाई, लेकिन उसमें नहीं हुए सब लोग इन्वॉल्व। तो उन्होंने सोचा कि हम कैसे इस पॉलिसी को लागू कर सकते हैं। तो उन्होंने मिड डे मील की शुरुआत कर दी, खाना पानी देने की शुरुआत। जब खाना पीना भी मिलने लगा तो यहाँ पे क्या हुआ, नामांकन भी हो गया। तो आवश्यकताओं के आधार पर, ठीक है, हमारी नवीन आवश्यकताओं के आधार पर नवीन ज्ञान दिया जाता है। यहाँ पे नवीन जोड़ देंगे, नवीन आवश्यकताओं के आधार पर नवीन ज्ञान दिया जाता है टीचर्स को इसके
टीचर्स ट्रेनिंग के अंतर्गत, टीचर्स प्रशिक्षण के अंतर्गत इन सर्विस में, जो इन सर्विस में टीचर्स को प्रशिक्षण दिया जाता है उसका क्या रोल होता है। अध्यापक का व्यापक दृष्टिकोण होता है, अध्यापक को विभिन्न प्रकार के अनुभव दिए जाते हैं, प्रदान किए जाते हैं तथा उसमें व्यवहारिक परिवर्तन किए जाते हैं, जो उसके व्यवहार में उसमें भी परिवर्तन किए जाते हैं तथा नवीन आवश्यकताओं के आधार पर नवीन ज्ञान दिया जाता है। जैसे मान लीजिए पहले इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से, पहले ICT के माध्यम से शिक्षा व्यवस्था नहीं होती थी, लेकिन अब हो रही है, तो टीचर्स को उसके बारे में जानकारी दी जाती है कि कंप्यूटर के माध्यम से हम कैसे छात्रों को पढ़ा सकते हैं। तो पहले टीचर्स को सिखाया जाता, इसके बाद वो छात्रों को सिखाते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ समझ में आ गई। ठीक है, इसका सीधा सीधा का मतलब क्या होता है, टीचर्स ट्रेनिंग का, टीचर्स इन सर्विस टीचर प्रशिक्षण का सीधा सीधा यही मतलब होता है कि शिक्षकों को और अधिक अच्छे ढंग से और बेटर तरीके से पढ़ाने के लिए, और अधिक प्रभावशाली पढ़ाने के लिए, और अधिक कुशलतापूर्वक पढ़ाने के लिए उसमें टीचिंग योग्यता का विकास किया जाता है कि टीचर और अच्छे तरीके से और अधिक कुशलताओं के माध्यम से और अधिक अच्छे माध्यम से कैसे अपने छात्रों को पढ़ा सकता है, इसका उसमें विकास किया जाता है, टीचिंग स्किल्स का और विकास किया जाता है कि प्रभावशाली तरीके से तथा कुशलतापूर्वक वो अपने छात्रों को किस तरीके से पढ़ा सकता है। ठीक है, तो यहाँ यही है कि अध्यापक में और अधिक कुशलताओं तथा प्रभावशीलता का विकास किया जाता है। मान लीजिए विकास किया जाता है कि वो अपने छात्रों को और अच्छे ढंग से किस तरीके से पढ़ाए कि उसमें और अधिक कुशलताएं विकसित हों तथा प्रभावशाली तथा उसका प्रभावशाली टीचिंग हो, उसकी जो टीचिंग वो व्यवस्था हो वो और अधिक प्रभावशाली हो। ठीक है, सीधा से इसका यही मतलब है कि अध्यापकों की शिक्षण योग्यता को बराबर विकासशील रखने में मदद किया जाता है कि जो अध्यापक की शिक्षण योग्यता होती है उसको बराबर विकसित करना रहना चाहिए, उसको रुकना नहीं चाहिए। ठीक है, उसको रुकना नहीं चाहिए। अध्यापक को हमेशा प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है, तो उनको टाइम पर प्रशिक्षण उसको देना चाहिए, सतत विकास उसका करना चाहिए इन सर्विस टीचर एजुकेशन में। सीधे से जैसे मान लीजिए हम लोग नेट के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, अभी हम लोग पेपर टाइम पे पढ़ने लगते हैं, इसके बाद साल भर 6 महीने आराम से बैठे रहते हैं, तो क्या हमारा नेट निकल जाएगा? हमको बराबर पढ़ाई करते रहना चाहिए, प्रयास करते रहना चाहिए। जो लोग नेट की तैयारी कर रहे हैं, जिन्होंने 1 बार या 2 बार 3 बार एग्ज़ाम दिया है, उनको पता है कि नेट क्या होता है, जबकि वो लोग BEd M.Ed सब कुछ किए होंगे, लेकिन फिर भी नेट नहीं निकाल पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि अभी तक उन्होंने सीरियसली पढ़ाई की ही नहीं थी, अभी तक उनको ये सारी चीज़ें पता ही नहीं थी कि हमारे पेपर में क्या क्या पढ़ना है, क्योंकि वही सारी चीज़ें हैं जो हमारे MA में थी, M.Ed में थी, वही सारी चीज़ें हैं एग्जाम में नेट में। क्योंकि आप लोग एजुकेशन से तैयारी कर रहे हैं और एजुकेशन से M.Ed किया है, BEd भी में सब्जेक्ट रहा होगा एजुकेशन, ठीक है, M.Ed किया होगा, किसी ने MA किया होगा, तो क्या पढ़ा है आपने? एजुकेशन भी तो पढ़ा है, ये सारी चीज़ें उसमें पढ़ी होंगी, लेकिन तब उतनी अच्छे से नहीं पढ़ी थी, थ्योरिकली पढ़ ली थी, एग्ज़ाम में लिख दिया था, पास हो गए। लेकिन अब क्या है, अब उसके अंदर आपको घुसना है, बहुत डीपली अच्छे से पढ़ाई करनी है। ठीक है, तो ये चीज़ समझ में आ गई। सेवाकालीन अध्यापक शिक्षा की संकल्पना क्या होती है कि टीचर जो इन सर्विस टीचर एजुकेशन की आवश्यकता हमको क्यों होती है, क्यों दिया जाता है, उनके दृष्टिकोण में व्यापक परिवर्तन करने के लिए, इससे उनका दृष्टिकोण व्यापक होता है। ठीक है, इसके बाद अध्यापक को विभिन्न प्रकार के अनुभव प्राप्त होते हैं, उनकी टीचिंग स्किल्स डेवलपमेंट होती हैं। ठीक है, उनको अधिक कौशलता और अधिक कौशल और अधिक प्रभावशीलता का जो टीचिंग होती है उस तरीके से उनको करना होता है। ठीक है, आवश्यकताओं के आधार पर नवीन ज्ञान दिया जाता है, जो नवीन आवश्यकताएं हैं हमारी उनके आधार पर नवीन ज्ञान की प्रदान उनको किया जाता है। ठीक है, इसमें एक कोटेशन है, यहाँ पे उसको लिख देती हूँ। डॉक्टर अल्तेकर ने कहा है, ये चीज़ें हम आपको पहले भी पढ़ा चुके हैं, आप पिछले पुराने वीडियो देख ली तो उसमें समझ में आ जाएगा, लेकिन यहाँ मैं इसलिए डिटेल से ले रही हूँ कि आपकी यूनिट 4 में फिर से यहाँ पे है। ठीक है, तो इसलिए मैं दोबारा से डिटेल में ले रही हूँ कि कोई भी कॉलेज या कोर्स
कोई भी कॉलेज या कोर्स एक डॉक्टर को वह सब कुछ नहीं सिखा सकता। एक डॉक्टर को सब कुछ नहीं सिखा सकता जो उसे सीखना है। सिखा सकता जो उसे सीखना है। ठीक है, उसके अभ्यास को, उसके ज्ञान क्षेत्र का विकास होता रहता है। उसके अभ्यास से उसके ज्ञान क्षेत्र का विकास होता रहता है। ठीक है, उसके ज्ञान क्षेत्र का विकास होता रहता है। जो बात एक डॉक्टर के लिए सत्य है, जो बात एक डॉक्टर के लिए सत्य है, वह एक अध्यापक के लिए भी सत्य, वही एक अध्यापक के लिए भी सत्य है। ठीक है, डॉक्टर अल्तेकर कहते हैं कोई भी कॉलेज या कोर्स एक डॉक्टर को वह सब कुछ नहीं सिखा सकता है जो उसे सीखना है। उसके अभ्यास से उसके ज्ञान क्षेत्र का विकास होता रहता है। और जो बात एक डॉक्टर के लिए सत्य है वही एक अध्यापक के लिए सत्य है। मतलब कि ये कहते हैं कि वो आपको प्रैक्टिस नहीं करा सकते हैं, प्रैक्टिस नहीं सिखा, वो आपको डिग्री दे सकते हैं, वो आपको सैद्धांतिक ज्ञान करा सकते हैं, वो आपको सारी चीज़ें पढ़ा सकते हैं, रटा सकते हैं, लेकिन वो सब कुछ नहीं सिखा सकते जो आप एक अपने अभ्यास के दौरान सीखते हैं। जब आप स्वयं अभ्यास करते हैं तो जो चीज़ें आप सीखते हैं वो आपको कोई भी डॉक्टर या शिक्षक नहीं सिखा सकता। ठीक है, तो यही चीज़ यहाँ पे है कि जब मैं आपको यहाँ पे कितना भी अच्छा पढ़ा लूँ, कितना भी अच्छा कंटेंट दे लूँ, लेकिन मैं यहाँ पे आपको वो नहीं सिखा सकती हूँ जो आप स्वयं प्रैक्टिस करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जो बातें आपके दिमाग में आएंगी, जो क्वेश्चन आप खुद सॉल्व करेंगे। तो इससे क्या होगा, आपके दिमाग के डाउट धीरे धीरे स्वयं क्लियर होते चले जाएंगे। तो वो चीज़ें नहीं कोई सिखा सकता, वो चीज़ें केवल और केवल अभ्यास के द्वारा विकसित होती हैं। और जब हम अभ्यास करते हैं तभी हमारे हाथ में कोई चीज़ सफाई होती है। जैसे कहते हैं कोई भी हम काम करते हैं, ठीक है, पहले हम मान लीजिए मेहंदी लगाना सीखते हैं। बहुत छोटा सा एग्जाम्पल दे रहे हैं कि मान लीजिए हमने कहीं जाके मेहंदी कोर्स किया, उसने हमको खूब अच्छे से सब कुछ सिखा दिया, लेकिन क्या मेहंदी हमको तब तक आ जाएगी जब तक हम स्वयं नहीं लगाएंगे। तो अभ्यास हमको स्वयं करना पड़ेगा। पहली बार हम लगाएंगे कुछ और होगी, दूसरी बार लगाएंगे कुछ और होगी, तो धीरे धीरे उसमें सफाई आना शुरू हो जाती है। धीरे धीरे वो हमारी मेहंदी अच्छी लगने लगती है। तो ये कैसे होता है, लगने लगती है, तो ये कैसे होता है, अभ्यास के द्वारा। तो सीधा सा यहाँ पे यही कह रहे हैं कि कोई भी कॉलेज या कोर्स एक डॉक्टर को वह सब कुछ नहीं सिखा सकता जो उसे सीखना है। ठीक है, उसको केवल डिग्री दे सकता है, उसको केवल जानकारी दे सकता है, निर्देश दे सकता है कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। लेकिन जब वो स्वयं उसकी प्रैक्टिस करेगा, स्वयं पेशेंट को देखेगा, स्वयं प्रैक्टिकल करेगा, तभी उसको वो सारी चीज़ें अभ्यास में आएंगी। धीरे धीरे कोई पुराना डॉक्टर होता चला जाता है तो कहते हैं वो डॉक्टर बहुत अच्छा, बहुत पुराना है, उसके पास एक्सपीरियंस है। एक्सपीरियंस का एक बड़ा ही महत्व होता है। तो कहते हैं कि उसके अब नहीं कोई भी कॉलेज या कोर्स एक डॉक्टर को वह सब कुछ नहीं सिखा सकता जो उसे सीखना है। उसके अभ्यास से उसके ज्ञान क्षेत्र का विकास होता रहता है। मतलब कि उसके अभ्यास के द्वारा उसके ज्ञान क्षेत्र का विकास होता है। अभ्यास के माध्यम से ही उसके ज्ञान में वृद्धि होती है, उसके अनुभव में वृद्धि होती है, उसकी कार्य कुशलता में वृद्धि होती है, प्रभावशीलता में वृद्धि होती है। ठीक है, जो बात एक डॉक्टर के लिए सत्य है वही एक अध्यापक के लिए भी सत्य है। अध्यापक को भी निरंतर सीखते रहना चाहिए। ठीक है, क्योंकि
यहाँ पे क्या है, रुकना नहीं है, रुकना नहीं है, क्योंकि रुकने से क्या है कि जो शिक्षा है शिक्षण व्यवस्था भी रुक जाएगी। मान लीजिए यदि मैं आपको बदलती हुई सिलेबस के अकॉर्डिंग ना पढ़ाऊँ तो क्या आपका नेट निकल जाएगा? तो इसके लिए क्या है, मुझे खुद सीखना पड़ा है, पहले मुझे वो सिलेबस खुद पढ़ना पड़ा है, उसके कंटेंट खुद इकट्ठे करने पड़े हैं, तब मैं आपको पढ़ा पाऊँगी। ठीक है, तो वही है कि टीचर्स को भी बराबर प्रयासरत रहना चाहिए सीखने की। तो ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके बाद है आपका आवश्यकता। ठीक है, आवश्यकता एवं उद्देश्य। आवश्यकता, क्या आवश्यकता है इन सर्विस टीचर एजुकेशन की, क्यों आवश्यकता पड़ी? हम ये पढ़ते हैं कि इन सर्विस टीचर एजुकेशन की क्यों आवश्यकता पड़ी। ठीक है, अध्यापक शिक्षा की, टीचर एजुकेशन की क्यों आवश्यकता पड़ी, कब? इन सर्विस में, सेवारत शिक्षा में, जब जो टीचर जॉब में थे उनको और शिक्षा व्यवस्था देने की क्यों आवश्यकता पड़ी, क्यों उनको और शिक्षा दी गई। ठीक है, आवश्यकता। अब हमको क्या पढ़ना है कि सेवाकालीन अध्यापक शिक्षा की आवश्यकता, ये हटा देंगे, आवश्यकता कि क्या आवश्यकता है। तो यहाँ ये कहते हैं कि यहाँ हमारे शिक्षक सिस्टम में, ठीक है, शिक्षण सिस्टम में जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है, हमारा समाज है, यहाँ पे नित्य नए नए परिवर्तन हो रहे हैं। ठीक है, जो शिक्षा प्रणाली 10 साल पहले थी क्या वो अब है? जो शिक्षा आपका यूजीसी नेट का सिलेबस अभी मान लीजिए 2-3 बार बराबर बदल चुका है, 2-3 बार से बराबर बदल रहा है, तो हमेशा बदलना, उसमें परिवर्तन होते रहते हैं। तो मानवीय व्यवहारों में भी परिवर्तन होते रहते हैं। तो इसकी नई नई जानकारी से एक टीचर को परिचित होना चाहिए। इसके लिए इसकी आवश्यकता पड़ी कि अध्यापक शिक्षा की आवश्यकता क्यों पड़ी, इन सर्विस टीचर एजुकेशन की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि हमारे समाज में, हमारे शिक्षण व्यवस्था में बराबर परिवर्तन होते रहे। जैसे हमारे समाज में हमारी आवश्यकताएं बदल रही हैं, तो उसके हिसाब से हमारा एजुकेशन सिस्टम होना चाहिए। तो हमारे एजुकेशन सिस्टम में परिवर्तन होना चाहिए। जब एजुकेशन सिस्टम में परिवर्तन होगी तो हमारा सिलेबस, शिक्षण विधियाँ, वहाँ का क्या करिकुलम है, ये सारी चीज़ें बदलेंगी। जब ये सारी चीज़ें बदलेंगी तो इससे एक जो टीचर को अवगत होना चाहिए, टीचर को भी इन सभी चीज़ों की जानकारी होनी चाहिए और किस तरीके से टीचर को शिक्षण व्यवस्था करनी है, किस शिक्षण विधियों का प्रयोग करना है। पहले जो शिक्षण विधियां थी क्या अब वो हैं? अब वो नहीं है, दूसरी है। तो उनकी जानकारी एक टीचर को कैसे मिले? तो इसीलिए हमको उनकी शिक्षा व्यवस्था की आवश्यकता होती, उनको ज्ञान देने की आवश्यकता होती, उनको शिक्षण दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे समाज में हमारे जो प्रत्येक छात्र हैं, भिन्न भिन्न छात्र होते हैं, तो उनकी व्यवहारिक आवश्यकताएं, उनकी सामाजिक आवश्यकताओं में परिवर्तन होते रहते हैं। तो क्या होता है कि हमारे शिक्षण व्यवस्था में भी परिवर्तन होता है। तो जब हमारे शिक्षण व्यवस्था में परिवर्तन होता है तो हमारी शिक्षण विधियों में, शिक्षा के उद्देश्यों में, ठीक है, शिक्षण विधियों में, पाठ्यक्रम में, इनमें परिवर्तन होता है। तो जब इनमें परिवर्तन होता है तो इसका ज्ञान किसको होना चाहिए? टीचर को, अध्यापक को। ठीक है, वो तो जॉब में आ गया है, अब उसको ट्रेनिंग तो दी नहीं जा रही है, क्योंकि भाई जो कुछ सीखना था, तो ये कहते हैं कि जो कुछ सीखते हैं बच्चे, जो कुछ सीखते हैं टीचर को 25 से 30 वर्ष तक सब कुछ सिखा दिया जाता है। ठीक है, मान लीजिए हमने 25 से 30 वर्ष तक अपनी क्वालिफिकेशन प्राप्त की, अपनी शिक्षा प्राप्त की, इसके बाद हम जॉब में आ गए। ठीक है, तो इसके बाद जॉब में आने के बाद जो हमको नए नए ज्ञान की जानकारी मिलती है वो कैसे मिलती है? प्रयास के माध्यम से। जब तक हम किसी भी चीज़ का प्रयास नहीं करेंगे, जब तक हम किसी भी चीज़ का प्रयोग नहीं करेंगे, तो हमको जानकारी कैसे मिलेगी? तो इस सब की जानकारी देने के लिए ये जो इन सर्विस टीचर एजुकेशन है, इसकी आवश्यकता पड़ी कि जो शिक्षक को नए तकनीकों से और नए ज्ञान से कैसे परिचित कराया जाए, तो इसके लिए इनकी शिक्षा व्यवस्था की आवश्यकता पड़ी। ठीक है, तो आपको ये चीज़ समझ में आ गई कि टीचर एजुकेशन क्या होता है और क्यों इसकी आवश्यकता होती है। ठीक है, तो ये कहते हैं कि एक विख्यात स्कूल रब्बी थे। ठीक है, रब्बी के प्रसिद्ध प्राध्यापक थे। कौन थे? प्राध्यापक थॉमस आर्नल्ड। ठीक है, थॉमस आर्नल्ड। तो ये कहते थे, ये इन्होंने क्या कहा है? इन्होंने कहा है कि मैं सेवाकालीन अध्यापक शिक्षा के बारे में इन्होंने लिखा है कि मैं इस बात को पसंद करता हूँ
कि मेरे छात्र रुके पानी को पीने से ठीक है, पानी कि मेरे छात्र, सॉरी यहाँ पे थोड़ा रॉन्ग हो गया, मेरे छात्र रुके पानी को पीने की बजाय, रुके पानी को पीने की बजाय, रुके पानी को पीने की बजाय बहती नदी से पानी पिए, बहती नदी से पानी पिए। ठीक है, तो ये कहते हैं कि सेवाकालीन अध्यापक शिक्षा के संदर्भ में इन्होंने कहा है, जो थॉमस आर्नल्ड थे, कि मैं इस बात को पसंद करता हूँ कि मेरे छात्र रुके पानी को पीने की बजाय बहते नदी का, ठीक है, बहती नदी से पानी पिए। तो इसका मतलब है कि यदि पानी रुका है, मान लीजिए तालाब में पानी भरा हुआ है, ठीक है, आप ही देखते हैं कि तालाब में पानी भरा होता है, भले कितना सारा पानी भरा हो लेकिन वो गंदा होता है। लेकिन आपने सुना होगा कि जो बहती नदी का पानी होता है वो शुद्ध होता है, स्वच्छ होता है, एकदम से शुद्ध, क्योंकि वो बराबर बहता रहता है, वो रुकता नहीं है। ठीक है, इसीलिए आपने कहानी भी सुनी होगी, स्टोरी भी सुनी होगी कछुआ की और खरगोश की, कि कछुआ तेज़ दौड़ता है और वहाँ पे रुक जाता है, सो लेते हैं, और खरगोश तेज़ दौड़कर आगे पेड़ के नीचे सो जाता है। वो सोचता है कि जो कछुआ होगा वो तो धीरे धीरे चलेगा, तो वो इतने जल्दी नहीं आ पाएगा, लेकिन उसकी ये गलती होती है कि वो रुक जाता है। कछुआ अपना चलता रहता है धीरे 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 और अपनी मंजिल पर पहुंच जाता है। तो यही मैं आपको कहती हूँ कि धीरे धीरे यदि आप अपने सिलेबस को देखकर घबराते रहेंगे कि ये हमसे नहीं होगा, ये हम कैसे करेंगे, इतना सारा सिलेबस है, लेकिन आप धीरे 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 एक ही टॉपिक यदि पढ़ते रहेंगे, मान लीजिए हम आज एक ही टॉपिक पढ़ लेते, ज़्यादा पढ़ने का मन नहीं है तो एक दो ही पढ़ लेते हैं, ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने का मन नहीं है, मान लीजिए हम 10 क्वेश्चन तब भी सॉल्व कर लेते हैं, तो क्या होगा कि इससे हमारे ज्ञान में कुछ ना कुछ वृद्धि तो होती रहेगी ना, कुछ ना कुछ वृद्धि तो जरूर होगी। तो यहाँ केवल ये सेवाकालीन अध्यापक शिक्षा से मतलब है कि टीचर्स को परमानेंट सीखना चाहिए, परमानेंट उसको सिखाते रहना चाहिए, क्योंकि अपने ज्ञान में परिवर्तन करना चाहिए, अपने अनुभव में परिवर्तन करना चाहिए, अपनी कार्य कुशलताओं में परिवर्तन करना चाहिए, जिससे क्या होगा, उसको नई नई तकनीकी का ज्ञान रहेगा, नए पाठ्यक्रम का, शिक्षण विधियों का, उद्देश्यों का, टीचर एजुकेशन का, ठीक है, क्या उद्देश्य है, शिक्षण व्यवस्था कैसी है, कि कैसे उसको अपने छात्रों को और ज्ञान देना है। ठीक है, तो ये बात आपकी समझ में आ गई। इसमें और एक थॉट है, ये हम थॉट आपको पहले भी बता चुकी हैं, कि जो इन्होंने कहा था कि मैं इस बात को पसंद करता हूँ कि मेरे छात्र रुके पानी को पीने की बजाय बहती नदी से पानी पिए। तो आप सभी लोग जानते हैं कि जो तालाब में पानी भरा होता है वो शुद्ध नहीं होता है, लेकिन जो बहती नदी का पानी होता है वो शुद्ध होता है। ठीक है, उसको हम शुद्ध कहते हैं क्योंकि वो बराबर बहता रहता है, रुकता नहीं है, कहीं भी भरता नहीं है। ठीक है, और एक इसमें रविन्द्रनाथ टैगोर जी कहते हैं, ठीक है, रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा कि एक शिक्षा व्यवस्था में सेवाकालीन शिक्षा के बारे में ही कहा है, सेवाकालीन शिक्षक के बारे में ही कहा है कि एक दीपक दूसरे दीपक को कभी भी प्रज्वलित नहीं कर सकता। ठीक है, जब तक कि वह अपनी ज्योति को वास्तविकता में न जला रहा हो। तो ये कहती है कि एक दीपक दूसरे दीपक को कभी भी प्रज्वलित नहीं कर सकता जब तक उसकी अपनी ज्योति जलती ना है, जब तक कि वो स्वयं ना जल रहा हो। तो ये यहाँ लिखने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको ऐसे ही बोल देती हूँ कि एक दीपक, रविन्द्रनाथ जी कहते हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर जी कहते हैं कि एक दीपक दूसरे दीपक को कभी नहीं जला सकता जब तक कि वह स्वयं ना जल रहा हो। ठीक है, इसीलिए इन्होंने कहा कि एक अध्यापक कभी भी वास्तविक अर्थों में नहीं सिखा सकता, पढ़ा सकता जब तक कि वह स्वयं नहीं सीख रहा हो। तो यही टीचर्स की पोजीशन है कि एक अध्यापक कभी भी नहीं पढ़ा सकता, कभी भी नहीं सिखा सकता वास्तविकता में
जब तक कि वो स्वयं नहीं सीख रहा हो, स्वयं नहीं पढ़ रहा हो, ठीक है। जब तक उसको नया ज्ञान नहीं होगा, जब उसको वास्तविकता की जानकारी नहीं होगी, तो वो आपको क्या पढ़ाएगा। मान लीजिए एक टीचर है, मान लीजिए मैं हूँ, मैंने आपका सिलेबस नहीं देखा, जो जिस टाइम पे मैंने नेट क्वालिफाई किया था मैं उसी हिसाब से आपको पढ़ाती रहूँ, जिस टाइम पे मैंने JRF मान लीजिए किया है मैं उसी टाइम पे आपको पढ़ाती रहूँ, ठीक है। तो उससे क्या होगा, उससे क्या होगा कि आपका नेट तो होने वाला है नहीं, क्योंकि मैंने नया ज्ञान सीखा ही नहीं है, मेरा तो जो ज्ञान है वो रुका हुआ ज्ञान है। तो यही कहते हैं कि एक दीपक वास्तविकता में तब तक नहीं दूसरे दीपक को जला सकता जब तक कि वो स्वयं नहीं जल रहा हो। उसको दूसरे दीपक को जलाने के लिए स्वयं उसे प्रज्वलित होना पड़ेगा, स्वयं उसे जलना पड़ेगा। तो इसीलिए ये कहते हैं कि यही पोजीशन एक टीचर्स की भी है, एक अध्यापक की भी है, कि वास्तविक अर्थों में वह अध्यापक कभी नहीं पढ़ा सकता, कभी नहीं पढ़ा सकता, तब कभी भी नहीं पढ़ा सकता। यदि पढ़ा सकता है तो तब जब वो स्वयं पढ़ रहा हो, स्वयं सीख रहा हो। तो ये आपको इसकी आवश्यकता का पता चल गया कि क्यों टीचर्स को सिखाया जाता है, क्यों इसकी आवश्यकता है, क्यों इन सर्विस टीचर एजुकेशन की आवश्यकता है, कि हमें अपनी जो हमारी नवीन ज्ञान की वृद्धि है इसमें परिवर्तन करने के लिए, उसमें टीचिंग स्किल्स डेवलपमेंट करने के लिए, कौशल को डेवलपमेंट करने के लिए, सीधा सा हमारे एजुकेशन सिस्टम की जानकारी देने के लिए, उसके उद्देश्यों की, उसकी शिक्षा व्यवस्था की, उसकी प्रणाली की जो पाठ्यक्रम है उसका ज्ञान टीचर्स को होना चाहिए। उससे भली भांति उसको परिचित कराने के लिए हमको सेवाकालीन अध्यापक शिक्षा की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। तो इसमें हमने आपको इसके 2 थॉट पढ़ा चुके हैं, ठीक है। इसके बाद आपका सिलेबस में क्या आता है, उद्देश्य, इसके उद्देश्य क्या हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं इनके उद्देश्य की। उद्देश्य क्या है, इन सर्विस टीचर एजुकेशन के उद्देश्य क्या है, इनको किस उद्देश्य से ये प्रशिक्षण दिया जाता है, ये शिक्षा दी जाती है, ठीक है। तो पहला होगा इनकी कार्य कुशलताओं में वृद्धि करने के लिए, ठीक है, इनकी कार्य कुशलताओं में वृद्धि के लिए, ठीक है। पहले यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ पे हम पॉइंट लिख दे रहे हैं सीधे सीधे कि कार्य कुशलता बढ़ाने के लिए, कार्य कुशलता बढ़ाने के लिए, नए नए उद्दीपनों का ज्ञान प्राप्त कराने के लिए, उद्दीपनों का ज्ञान प्राप्त कराने के लिए, क्योंकि आपका जो वीडियो है वो बड़ा हो रहा है, इसलिए कराने के लिए मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि वीडियो आपका छोटा रहे, लेकिन देखिए मेरा जो उद्देश्य है वो आपका ये नहीं है कि आपको वीडियो बड़ा दें कि छोटा दें, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। लेकिन बहुत बच्चे कह रहे हैं मैम वीडियो आपका बड़ा हो जाता है तो हमको उलझन होने लगती है या वो बोर होने लगते हैं पढ़ते पढ़ते। तो भाई मैं कोशिश करूँगी आपको वीडियो छोटा करने का, ठीक है। तो यहाँ पे मैं पॉइंट लिख दे रही हूँ सीधा सीधा, कार्य कुशलताओं को बढ़ाने के लिए जो इन सर्विस टीचर एजुकेशन का जो मुख्य उद्देश्य होता है कि अध्यापक की कार्य कुशलताओं को बढ़ाने के लिए एवं उसमें नए नए उद्दीपनों का ज्ञान प्राप्त कराने के लिए, ठीक है, उसको नए नए उद्दीपनों का ज्ञान प्राप्त कराने के लिए, ठीक है। अध्यापक के सामने आने वाली शिक्षण समस्याओं का अध्ययन कराने के लिए, अध्ययन कराना उनको, ठीक है। मान लीजिए कि अध्यापक के सामने आने वाली शिक्षण समस्याओं का अध्ययन कराना, कार्य कुशलताओं को बढ़ाने के लिए, उद्दीपनों का ज्ञान प्राप्त कराने के लिए, ठीक है। दूसरा हो गया। तीसरा आपका मान लीजिए प्रभावशाली शिक्षण विधियों की जानकारी प्राप्त कराना, ठीक है। अध्यापकों को प्रभावशाली शिक्षण प्रविधियों की जानकारी प्राप्त कराना, ठीक है। तीसरा हो गया। चौथा मानिए अध्यापकों की व्यावसायिक गुणों में वृद्धि करना, अध्यापकों के व्यावसायिक गुणों में वृद्धि करना,
व्यावसायिक गुणों में वृद्धि करना। मान लीजिए जो जॉब में है तो वो व्यवसाय तो कर ही रहा है, ठीक है, एजुकेशन का, शिक्षा का व्यवसाय तो कर ही रहा है, तो व्यवसायिक जो गुण होते हैं उनमें वृद्धि कराने के लिए इसकी आवश्यकता होती है किसकी, इन सर्विस टीचर एजुकेशन की, ठीक है। जो अध्यापकों को व्यवसायिक गुणों में वृद्धि कराने के लिए इसकी आवश्यकता होती है, ठीक है। अध्यापकों को मूल्यांकन प्रविधियां अध्यापकों को मूल्यांकन प्रविधियों एवं पाठ्यक्रम के विषय में जानकारी प्रदान कराना, ठीक है, विषय में जानकारी प्रदान कराना। ठीक है, इसके बाद लिख सकते हैं अध्यापकों के मानसिक दृष्टिकोण में विकास करना, ठीक है, विस्तार करना एवं शिक्षा के क्षेत्र में हो रही नई शिक्षण प्रविधियों एवं आविष्कारों से सेवारत अध्यापक शिक्षा को ज्ञान कराना। तो इसके उद्देश्य सीधे सीधे आपके यही है कि जो एक शिक्षक होगा उसको सारी चीज़ें जानकारी होनी चाहिए, उसके व्यवसायिक गुणों में विकास करना। जैसे कोई भी हम व्यवसाय करते हैं तो उसमें हमको निपुण होना चाहिए, लेकिन जो जॉब में है तो ये टीचिंग का व्यवसाय कर रहा है, इसको व्यवसाय वोकेशनल एजुकेशन कहते हैं। कि जो शिक्षा थी पहले वोकेशनल एजुकेशन नहीं मानी जाती थी, पहले जो शिक्षा थी हमारी व्यवसायिक नहीं मानी जाती, शिक्षा का व्यवसाय नहीं होता था, लेकिन अब शिक्षा जो है व्यवसाय के रूप में आ गई है। तो इसके लिए भी कुछ गुण होते हैं, ठीक है, कुछ गुण होते हैं एक टीचर के, किस तरीके से वो शिक्षा को छात्रों को देगा और क्या उसकी इनकम लेगा, ठीक है। तो अध्यापकों के अंदर व्यवसायिक गुणों के लिए वृद्धि कराना, अध्यापकों को मूल्यांकन प्रविधियों एवं पाठ्यक्रम के विषय में जानकारी प्रदान कराना, क्योंकि जो एक टीचर होगा उसको मूल्यांकन का एवं अपने पाठ्यक्रम का ज्ञान होना चाहिए। ये हम आपको पहले ही पढ़ा चुके हैं कि पाठ्यक्रम का ज्ञान कितना इम्पोर्टेंट होता है एक टीचर्स के लिए, तभी उसको पता चलेगा कि उसको पढ़ाना क्या है। यदि उसको पाठ्यक्रम का ही ज्ञान नहीं होगा, सिलेबस का ही ज्ञान नहीं होगा, तो उसे पता ही नहीं चलेगा, उसका उद्देश्य जो है बेकार हो जाएगा, उसका कोई उद्देश्य ही नहीं होगा, क्योंकि बगैर पाठ्यक्रम के जो टीचर्स का कोई उद्देश्य ही नहीं होता है, ठीक है। इसके बाद प्रविधियों की जो मूल्यांकन प्रविधियाँ, मूल्यांकन अब कई तरीके से होने लगे हैं, तो इसका ज्ञान टीचर एजुकेशन को होना चाहिए। तो इसके मुख्य जो उद्देश्य हैं वो यही है कि एक अध्यापक को कार्यकुशलताओं के बारे में ज्ञान देना एवं नए नए उद्दीपकों का ज्ञान देना, अध्यापकों के सामने आने वाली शिक्षण समस्याओं के बारे में उसको जानकारी देना कि जो शिक्षण समस्याएं आ रही हैं उसको वो किस तरीके से सॉल्व कर सकता है। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई। अगला आपका सिलेबस में दिया हुआ है विषय क्षेत्र। इसके विषय क्षेत्र कौन कौन से हैं, ठीक है, इसमें हमको अब पढ़ना है विषय क्षेत्र। जो इन सर्विस टीचर एजुकेशन के आपके विषय क्षेत्र क्या है, इसके अंदर पे जो टीचर्स को कौन कौन सी योग्यताएं उसके पास होनी चाहिए, ठीक है। तो इसके सबसे पहले आपका आ जाएगा संदर्भित दक्षता। जैसे मान लीजिए कोई भी घटना घटती है, ठीक है, तो उसके बारे में, मान लीजिए आपके सामने कोई सामाजिक घटना हो या क्लास में ही घटना हो, मान लीजिए कुछ बच्चे आपस में लड़ाई कर लेते हैं, ठीक है, तो कोई भी घटना आपके क्लास में बच्चे ने लड़ाई कर ली, तो टीचर उनको कैसे पता कर पाएगा कि बच्चों की लड़ाई क्यों हुई, जब तक कि वो उसकी सारी चीज़ों को नहीं देखेगा, एक एक करके पहलुओं को देखेगा, तभी तो उस घटना को बता पाएगा, उसमें जो झगड़ा हुआ किसी भी बालक की गलती को बता पाएगा कि किस बालक की गलती थी और किस बालक की गलती नहीं थी। तो उसके अंदर टीचर्स के अंदर इतनी योग्यता होनी चाहिए, योग्यता को ही इसको यहाँ पे दक्षता कहा है, इतनी योग्यता होनी चाहिए संदर्भित दक्षता, जिससे क्या हो कि वो पाठ्यक्रम को बहुत अच्छे से समझ सके, ठीक है, बहुत अच्छे से समझ सके और उसका उपयोग आसानी से कर सके, अपने छात्रों को उससे प्रभावित कर सके, बहुत अच्छे से उसका रचनात्मकता के द्वारा, ठीक है, रचनात्मकता के द्वारा बच्चों को बहुत अच्छे से समझा सके, क्योंकि जब तक उसको ही अच्छे से ज्ञान नहीं होगा तो वो कैसे बच्चों को समझा पाएगा। तो उसके अंतर्गत इतनी इसकी दक्षता होनी चाहिए, ठीक है, विषय से संबंधित, जो पाठ्यक्रम से संबंधित उसके अंतर्गत उसको ज्ञान होना चाहिए, इसी को कहते हैं संदर्भित दक्षता, ठीक है। इसके अंतर्गत आपका ये है तो पाठ्यक्रम से संबंधित, ठीक है, जो पाठ्यक्रम है, पाठ्य पुस्तकें हैं, इससे संबंधित जो
टीचर्स को सारा ज्ञान अच्छे से होना चाहिए कि आपको क्या पाठ्यक्रम पढ़ाना है, क्या आपको पाठ्य पुस्तकें पढ़ानी है, ठीक है, कौन कौन सी चीज़ें आपकी टीचिंग में इन्वॉल्व होंगी, ठीक है। दूसरा आपके सिलेबस में दिया हुआ विषय वस्तु दक्षता, विषय वस्तु दक्षता, इससे मतलब होता है आपका सब्जेक्ट का ज्ञान, कि विषयों का ज्ञान, कि विषय के मामले में आपको कितना ज्ञान है, ठीक है। यहाँ पे तो गया पाठ्यक्रम का ज्ञान, यहाँ पे आपका सब्जेक्ट का ज्ञान, कि कितना आपको सब्जेक्ट का ज्ञान है, जो सब्जेक्ट्स आप छात्रों को पढ़ा रहे हैं उसमें आपकी कमांड कैसी है, ठीक है। तो यहाँ पे विषय वस्तु दक्षता से कि कितना आप उसमें योग्य हैं, कितना आपकी एलिजिबिलिटी है, कितना आप उसमें को पढ़ा सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई भी पंडित होते हैं, ठीक है, यदि उनको मंत्रों का ज्ञान ना हो, ठीक है, मंत्रों का ज्ञान ना हो तो क्या वो अपने क्या कर सकते हैं, कोई पूजा पाठ करा सकते हैं, नहीं करा सकते। ऐसे ही कोई मैथ का टीचर्स हो, यदि उसको सूत्रों का ज्ञान ना हो, ठीक है, उसके सूत्रों का ज्ञान ना हो तो वो मैथ का टीचर क्या योग्य होगा, पढ़ा सकता है, नहीं होगा। तो यहाँ पे सब्जेक्ट विषय वस्तु की दक्षता, अपने विषय में वो योग्य होना चाहिए, परफेक्ट होना चाहिए, जिससे जो छात्रों को पढ़ा सके कि जो टॉपिक वो पढ़ा रहा है उसका आपस में एक दूसरे से क्या संबंध है। जब तक वो अपने विषय में विद्वान होना चाहिए, विद्वान नहीं होगा तो वो छात्रों को नहीं पढ़ा सकता, ठीक है। तो ये इसके विषय क्षेत्र इन सर्विस टीचर एजुकेशन के अंतर्गत जो विद्यालय, जो आपका सेवाकालीन अध्यापक शिक्षा है, जो आपकी सेवाकालीन अध्यापक शिक्षा है, वो टीचर को ये दक्षताएं प्राप्त करती है, प्रशिक्षण देती है इन चीज़ों का, कि एक टीचर के अंदर इसके विषय क्षेत्र होते हैं कि संदर्भित दक्षता होनी चाहिए, विषय वस्तु संबंधित दक्षता होनी चाहिए, संप्रेषण संबंधी दक्षता, संप्रेषण संबंधी दक्षता, अपनी बात स्टूडेंट्स को समझाने की योग्यता, कि जो हम कह रहे हैं वो जो टीचर्स कह रहा है वो छात्रों को बहुत अच्छे से समझ में आ जाए, कैसे वो इजीली अपनी बात को छात्रों को समझा सकता है, ठीक है। संप्रेषण संबंधी दक्षता, की अपनी बात को जो हम सिखा रहे हैं वो छात्रों को कैसे आसानी से सिखाया जा सके, कैसे उनको उनके पाठ्यक्रम से, शिक्षण विधियों से, कैसे उनके विषय वस्तुओं से उनको परिचित कराया जाए, ठीक है, कि जिससे वो सीखने के लिए और अधिक प्रेरित हों। चौथा आपका आएगा प्रबंधन संबंधी दक्षता, प्रबंधन संबंधी दक्षता से आपका सीधा सा मतलब है आपका योग्यता, एलिजिबिलिटी, ठीक है, योग्यता, आप निपुण हो इसमें, योग्य हो, एलिजिबिलिटी, ठीक है, जिसको बोलते हैं एलिजिबिलिटी, योग्यता। प्रबंधन संबंधी दक्षता, प्रबंधन संबंधी दक्षता से मतलब है आपका अनुशासन से मतलब है कि जो स्टूडेंट्स के, जो टीचर्स के अंदर प्रबंधन संबंधी दक्षता, प्रबंधन संबंधी योग्यता होगी तो वो किसी भी लेवल की क्लास को बहुत आसानी से चला सकता है। तो जैसे आप देखते हैं कोई भी एक टीचर क्लास में आता है तो बच्चे बहुत शोर करने लगते हैं, बातें करने लगते हैं, क्योंकि उसको अपने क्लास में अनुशासन बनाना आता ही नहीं है। लेकिन कोई टीचर एक ऐसा होता है वो कुछ नहीं बोलता है, लेकिन क्लास में आता है बच्चे शांत हो जाते हैं, क्यों, उसके अंदर इतना योग्यता है, इतनी योग्यता है कि अपने बच्चों के जो अपना क्लास है उसको शांत माहौल रख सकता है, उसमें अनुशासन स्थापित कर सकता है। तो जो प्रबंधन संबंधी योग्यता यही होती है कि बच्चों को आपस में एक साथ बैठने पर जो जैसे मतलब अनुशासन से सीधा सा मतलब है कि वो किसी भी लेवल की कक्षा को अनुशासित कर सकता है और कार्यशीलता में बच्चों को लगा सकता है, सामूहिक रूप से भी, व्यक्तिगत रूप से नहीं। ऐसा नहीं कि बच्चे कम हों, वहाँ पे ज़्यादा भी बच्चे हों, लेकिन वो टीचर उनको क्रियाएं सिखा सकता है, करा सकता है एवं पढ़ा सकता है, सामूहिक रूप से भी बच्चों को सिखा सकता है अपने इस प्रबंधन संबंधी दक्षता के द्वारा, ठीक है। पांचवा आपका आता है इसमें मूल्यांकन संबंधी दक्षता, मूल्यांकन दक्षता, मूल्यांकन दक्षता से तो आप समझते ही होंगे, इसका क्या मतलब है कि मतलब मूल्यांकन करने की योग्यता, ठीक है। मूल्यांकन संबंधी दक्षता के अंतर्गत क्या आपका आ जाएगा कि जो मूल्यांकन में किसी भी टीचर्स को योग्य होना चाहिए, यदि उसके अंदर मूल्यांकन करने की योग्यता नहीं होगी, छात्रों की मूल्यांकन करने की उसके अंदर योग्यता नहीं होगी, वो जो टीचर होगा योग्य नहीं होगा, मतलब कि उसको जो हमारी वर्तमान समय की, ठीक है, वर्तमान समय की जो मूल्यांकन की प्रविधियां हैं, जो मूल्यांकन के तरीके हैं, उन चीज़ों से उसको परिचित कराना चाहिए, उसमें वो निपुण होना चाहिए, योग्य होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद आपका छठवां आ जाएगा, ये इसके सारे विषय क्षेत्रों के अंतर्गत आ जाएंगे, अभिभावक सहकार्य दक्षता, ठीक है, मूल्यांकन के अभिभावक सहकार्य दक्षता,
अभिभावक सहकार्य दक्षता, ठीक है। योग्यता अभिभावक सहकार्य दक्षता, इसका मतलब है जैसे हमारे जो टाइम में वर्तमान समय में क्या होता है, ठीक है, हमारे वर्तमान समय में क्या है कि जो ये जो दक्षता होती है अभिभावक सहकार दक्षता, ये हमारे प्राथमिक लेवल पर होती है, ठीक है। प्राथमिक लेवल पर होती है। यहाँ पे क्या होता है कि जो आपका अवरोधन एवं परित्याग, ठीक है, अवरोधन एवं परित्याग की जो समस्या होती है ज़्यादा होती है कि जो बच्चे होते हैं क्या बीच में पढ़ाई छोड़ देते हैं या जो कि स्कूल नहीं आते हैं। तो इसमें क्या होता है कि अभिभावक सहकार संबंधी दक्षता, जो उनके पेरेंट्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा पढ़ाई को लेकर इंटरेस्टेड नहीं होते हैं, बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं होते हैं, तो वो अपने बच्चों को ना तो वो समय पर स्कूल भेजते हैं, ना ही उनकी कोई टाइमिंग होती है, मतलब कुछ भी वो पढ़ाई के लिए इन्वॉल्व भी नहीं होते अपने बच्चों को पढ़ाने में, पढ़ाई के प्रति वो जागरूक ही नहीं होते। तो उनको जागरूक करने के लिए ये अभिभावक सहकार संबंधी दक्षता जो होती है ये टीचर्स के अंतर होती है, टीचर्स के अंदर होती है। तो जो अभिभावक को भी जागरूक करते हैं, ये अभिभावक को जागरूक करते हैं, जिससे क्या होता है कि यहाँ पे जो टीचर होते हैं, जो स्टूडेंट्स होते हैं वो स्कूल आने के लिए, शिक्षा लेने के लिए जागरूक होते हैं। तो ये दक्षता एक टीचर्स के अंदर होनी चाहिए कि यदि कोई भी पेरेंट्स छात्र की कोई भी प्रॉब्लम लेके आ रहा है तो वो पेरेंट्स को भी समझा सके, ठीक है, उसके भी समस्याओं का निवारण कर सके। तो इसीलिए अभिभावक सहकार संबंधी दक्षता। अगला आपका आ जाता है समाज के प्रति दक्षता। समाज के प्रति दक्षता मतलब अब आप यहाँ से समझ लीजिए कि टीचर में कितनी सारी एबिलिटी होनी चाहिए, कितनी सारी योग्यताएं एक टीचर में होनी चाहिए। इसीलिए कहते हैं कि जो टीचर होता है ना कि पूरे राष्ट्र का निर्माण करता होता है, इसीलिए उसके अंदर इतनी सारी चीज़ें होनी चाहिए। यदि टीचर ही सही नहीं होगा तो हमारा भविष्य क्या होगा, हमारे भविष्य का निर्माण कैसे होगा। क्योंकि आपका पता है कोठारी आयोग ने कहा है कि हमारे भविष्य का निर्माण हमारी भारत की कक्षाओं में हो रहा है, ठीक है, हमारे भविष्य का निर्माण हमारी भारत की कक्षाओं में हो रहा है। तो कक्षाओं में हो रहा है तो कक्षाओं में तो छात्र पढ़ रहे हैं, लेकिन उनका भविष्य निर्माण करता कौन है, टीचर। तो इसीलिए टीचर के अंदर भी ये क्वालिटी होनी चाहिए, इतनी योग्यता होनी चाहिए कि वो अपने भविष्य का निर्माण कर सकें, ठीक है, हमारे राष्ट्र के भविष्य का निर्माण कर सकें। समाज के प्रति दक्षता, तो समाज के प्रति दक्षता से यहाँ पे यही मतलब है कि प्रत्येक जो टीचर होता है, जो स्कूल में छात्र पढ़ने आते हैं वो समाज से ही निकल कर आते हैं। वो अलग अलग समाज के होते हैं, अलग अलग घरों के होते हैं, उनकी जातियाँ अलग होती हैं, उनके रंग रूप अलग होते हैं, उनमें भिन्नताएं होती हैं, ठीक है। तो इनके आधार पर कोई भी टीचर उनके साथ भेदभाव ना करे। ऐसा ना हो कि जो गरीब जगह से जो बालक आ रहे हैं और जो अच्छे घरों से जो बालक आ रहे हैं उनके प्रति जो टीचर का दृष्टिकोण हो अलग अलग हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो समाज के प्रति भी उसके जो कुछ टीचर्स के कुछ दायित्व होते हैं कि जो बच्चे सब जगह से आ रहे हैं उनके साथ जो उनका छात्रों के साथ जो टीचर्स का व्यवहार हो वो समान हो, जिससे टीचर क्या होता है, प्रशंसनीय होता है। जैसे मान लीजिए हम लोग छात्रों में क्लास में पढ़ाते हैं, ठीक है, तो कोई टीचर किसी छात्र के लिए बहुत अच्छा होता है, तो कुछ छात्र मूल्यांकन करते हैं कि ये टीचर बहुत अच्छा पढ़ाती है। तो क्यों कहते हैं, क्योंकि वो पढ़ाई से रिलेटेड सारी उनकी समस्याओं को दूर करता है, सारे उनके डाउट को दूर करता है, और सारी चीज़ें जो एक टीचर्स को करनी चाहिए वो करता है। तो छात्र उनसे खुश रहते हैं, उसकी प्रशंसा करते हैं, उसकी तारीफ करते हैं। लेकिन तो छात्रों के प्रति तो एक टीचर का कुछ दायित्व होता ही है, उसके प्रति तो वो अनुबद्ध होता ही है, लेकिन समाज के प्रति भी उसका कुछ कार्य होते हैं कि वो जो समाज से जो छात्र आ रहे हैं तो जो केवल जो अच्छे घर से छात्र आ रहे हैं उनके लिए ही वो अच्छे से ना पढ़ाए, उनके साथ अच्छा व्यवहार ना करे। बाकी सभी छात्रों के साथ, जो बड़े घरों से आ रहे हैं उनके साथ भी, वो जो छोटे घरों से आ रहे हैं, जो गरीब घरों से भी आ रहे हैं, जो निर्धन घरों से भी आ रहे हैं, जो कुछ नीची जाति के होते हैं, कुछ बड़ी जाति के होते हैं, तो ये सब भेदभाव को देखकर, ये सब भेदभाव को दूर करके, इन सब भेदभाव को हटा कर वो क्लास में व्यवहार करे। तो ये समाज के प्रति उसकी दक्षता होती है, इसमें उसको योग होना चाहिए। तो इसके विषय क्षेत्र आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि इसके अंतर्गत आपको क्या क्या पढ़ना था, ठीक है। अब हम कल आपको पढ़ाएंगे सेवाकालीन अध्यापक शिक्षा का संगठन और इसकी विधियों की रीतियाँ, ठीक है, इसकी विधियों की रीतियाँ। तो आज के लिए बस इतना ही आज का वीडियो, ठीक है, 58 मिनट्स का ही हो गया है। मैंने बहुत कोशिश की छोटा करने की, लेकिन नहीं हो पाया, ठीक है। तो कल आगे की बात करेंगे, आज के लिए बस।